Students, today we'll be learning infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy है क्या? It basically deals with your interaction with infrared radiation of matters. अगर ये पूछा जाए कि कौन सी radiation, then infrared spectroscopy deals with IR radiations. ठीक है, किस काम में आता है? To detect the functional groups present in a compound या pure compounds. Functional groups जैसे कि एसिड ग्रुप हो गया, ईथर हो गया, एस्टर्स हो गए, अल्कोहल हो गए. ऑल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. हाउ डू यू एक्सप्रेस इट? इंफ्रारेड को एक्सप्रेस करने की जो टर्म्स है, इधर इट कुड बी योर वेवलेंथ और योर वेव नंबर. ठीक है, IR की जो रेंज है दैट इज 12,500 to 50 सेंटीमीटर inverse. Now this IR spectroscopy, this is divided into 3 regions. ठीक है, the first region is near infrared. मैं infrared को IR लिख रही हूँ. Then is your mid infrared and third region is your far infrared. Near infrared ranges from 12,500 to 4,000 centimeter inverse. Mid IR 4,000 to 667 centimeter inverse, and your far IR is 667 to 50 centimeter inverse. Okay, this near infrared, it is poor in specific absorptions and it contains overtones and combination bands, while your mid IR, this one, ये जो mid IR है, this provides you the structural information. तो हम ज़्यादा किसको पढ़ेंगे? mid IR को. This provides you the structural information of the most of the organic molecules, while your far IR, it is मतलब it is basically used for your inorganic molecules. तो हमें कौन सा पढ़ना है? mid IR for organic molecules. Fine. Then you need to know कि IR active molecule होता कौन सा है ना? IR active molecule वो molecule होता है जिसमें change in dipole moment होता है. So in order for a vibrational mode in a sample to be IR active, किसी को भी IR active के लिए there must be a change in dipole moment. ज़रूरी नहीं है कि उसमें permanent dipole हो, but there should be a change in dipole moment. जैसे मैं आपको कुछ example देती हूँ. The first example is, तुम मुझे बताओ, ये H है, ये Cl, ये यहाँ पे भी Cl एंड यहाँ पे H. So इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ. देर इज नो डायपोल मोमेंट, सो दिस मॉलिक्यूल इज योर म्यू इज इक्वल टू 0. सो दिस इज IR इनएक्टिव. ठीक है, चेंज इन डायपोल मोमेंट इज 0. नाउ यू कंसिडर द मॉलिक्यूल HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H. एसिटाइलिन, हियर ऑल्सो डायपोल मोमेंट इज 0. सो दिस इज ऑल्सो IR इनएक्टिव. ठीक है, अब मैं देती हूँ आपको CO2. इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ. अभी ये मैंने सिमेट्रिक स्ट्रेच किया है, राइट? आई विल टेल यू व्हाट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच, व्हाट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेच. पहले इसको समझो. जो एक ही तरफ से होता है सिमेट्रिक स्ट्रेच, तो डायपोल मोमेंट इज 0. दिस इज ऑल्सो IR इनएक्टिव. लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में ऐसे कर दूं, this side and this side and some of it this side, तो this is your asymmetric stretch. सेम ही मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे ही asymmetric stretch किया तो change in dipole moment हो गया. जैसे ही change in dipole moment हुआ, so this is not equal to 0. so this molecule asymmetric stretch वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया? IR एक्टिव. ठीक है, ये आपका आगे क्वेश्चन भी आएगा कि CO2 में कौन सा IR एक्टिव है, कौन सा IR इनएक्टिव है. तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाला मॉलिक्यूल इज योर
IR active in the case of CO2. Now after this तुम्हें फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स निकालने हैं. फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए आते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल IR एक्टिव हो गया, अब उसमें तुम्हें वाइब्रेशनल मोड बताने हैं सैम्पल में. तो वाइब्रेशनल मोड को निकालने के लिए अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो वाइब्रेशनल मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेयर द मॉलिक्यूल इज योर लीनियर मॉलिक्यूल, सो द फॉर्मूला विल बी 3n-5 वाइब्रेशनल मोड, and in the case of non-linear this will be 3n-6 वाइब्रेशनल मोड. देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में 5 आएगा किस में 6 आएगा. मेरा याद करने का तरीका ये है, नॉन लीनियर दो वर्ड्स बड़े वर्ड से बना है, बड़ी वैल्यू, सो 3n-6. लीनियर एक ही वर्ड है, छोटा वर्ड है, तो 3n-5. ठीक है. अब एक निकाल के देख लेते हैं. अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि आप मुझे निकाल के बताओ वाटर का, तो इस वाटर में पहले तो देखो n कितना है, 3. वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर, सो फॉर्मूला विल बी 3n-6. 3 3s are 9-6, that means 3. So we have 3 degrees of vibrational of freedom. अब ये तो हो गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन जो सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल है दे हैव ओनली 1 बॉन्ड एंड ओनली 1 वाइब्रेशनल बैंड. ठीक है. फॉर अ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, जैसे N2 हो गया. अगर अब मैं आपसे पूछूं N2 स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, सो दिस विल बी IR इनएक्टिव. ठीक है. इसके बाद आपके आती हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. समझते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस क्या है. जब कोई भी इंफ्रारेड लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल आर इंक्रीज्ड. दो टाइप की फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर स्ट्रेचिंग एंड द सेकेंड वन इज़ योर बेंडिंग. ठीक है. स्ट्रेचिंग भी दो तरीके से हो सकती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. बेंडिंग भी दो तरीके की होती है, इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. फिर फर्दर इन प्लेन बेंडिंग को 2 कैटेगरीज में किया गया है, सिजरिंग, रॉकिंग. आउट ऑफ प्लेन में वैगिंग एंड ट्विस्टिंग. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या है. देखो सबसे पहले आओ स्ट्रेचिंग पे. स्ट्रेचिंग में या तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो दो टाइप की स्ट्रेचिंग हो गई, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक मतलब सेम सेम है ना. तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सिमेट्रिकली, या तो इंक्रीज ही होगी या डिक्रीज होगी सिमेट्रिकली. सो फर्स्ट वन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में या तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी सिमेट्रिकली. जैसे ये कोई मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ठीक है, इस तरीके से, और अब मैं बोल रही हूँ कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है, जो आप स्ट्रेचिंग करा रहे हो, दोनों इनको अंदर की तरफ प्रेस कर दो. दोनों को एक ही तरीके से, या तो अंदर की तरफ प्रेस कर दो सेम फोर्स के साथ, या बाहर की तरफ निकालो, सेम डिस्टेंस पे जाएगा. सो दिस इज़ योर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ वन बॉन्ड इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस. या तो एक की इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ वन बॉन्ड इंक्रीजेस एंड other one decreases. इसको कैसे समझो?
ये इस तरीके से है, और इसके केस में एक को आप अंदर की तरफ कर रहे हो, एक को बाहर की तरफ कर रहे हो, तो जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये इस तरीके से दूर चला जाएगा, लाइक दिस। समझ में आया? सो दिस इज़ योर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये तो हो गया बॉन्ड को पास लाना, दूर ले जाना, या तो बिल्कुल एक साथ या अलग अलग उसके डायरेक्शंस के, अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ। अब आती है बेंडिंग वाइब्रेशंस। मैंने बेंडिंग में बताया, बेंडिंग भी दो टाइप की है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो बेंडिंग में क्या होगा, चेंज इन बॉन्ड एंगल। बेंडिंग में क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स विद कॉमन एटम, ठीक है ना। और देयर इज अ मूवमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट द मूवमेंट ऑफ एटम। इसको समझने की कोशिश करो। इन प्लेन बेंडिंग में क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द बॉन्ड एंगल एंड दिस टाइप ऑफ बेंडिंग टेक्स प्लेस विद इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर अंदर कुछ हो रहा है, दैट इज योर इन प्लेन बेंडिंग। जैसे इन प्लेन बेंडिंग उसी प्लेन में होगा जो भी होगा, 2D में इमेजिन करके कि मैं इसी में इन्हीं में एंगल्स को चेंज कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बताया दो हैं इन प्लेन में, सिजर, इमेजिन करो सिजर कैसे चलती है, एंड रॉकिंग। इन प्लेन सिजरिंग में क्या होगा, कैंची की तरह, जैसे ये है कैंची की तरह, ये इस तरह एक दूसरे के पास आएंगे। दिस इज योर इन प्लेन सिजरिंग, राइट। इनके केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये एटम है और ये इस तरीके से है। रॉकिंग ऐसे समझो, जैसे सिजर को तो कैंची की तरह एक दूसरे के पास लेके आएंगे, ऐसे कैंची चल रही है। रॉकिंग के केस में दोनों एक ही तरफ भागेंगे। दिस इज़ योर इन प्लेन बेंडिंग, कि हम एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं। सो सिजरिंग के केस में क्या हो रहा है, पहले ये एक्सटेंडेड था, जैसे ही इसको मैं पास लेके आऊँगी, क्योंकि मैं पास ले आई हूँ तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसके केस में क्या हुआ, आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, कम हो गया ना बॉन्ड एंगल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना था, यहाँ पे इतना हो गया। सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। रॉकिंग के केस में क्या हुआ, दोनों साथ के साथ इधर इधर मूव कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल मेंटेन्ड रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों बॉन्ड्स मूव कर गए ना। सो बॉन्ड एंगल इज मेंटेन्ड बट बोथ द बॉन्ड्स मूव विद इन द सेम प्लेन। 2D में ही इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन प्लेन के बाद आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में क्या है, दो चीज़ें, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। वैगिंग में कैसे इमेजिन कर सकते हो, ये मैं वैगिंग का ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन है, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि ये आपका प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन बना दिया, और अब इसमें मैं वैग करने को बोल रही हूँ। एक इस तरफ जा रहा है और एक बिल्कुल ऐसे जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन भाग रहे हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है, ट्विस्टिंग। कुछ भी ट्विस्ट करके देख रहे हो कैसे भी, मतलब सो ट्विस्टिंग में क्या कर जाओगे, और ये प्लेन है तो ट्विस्टिंग में ये तो इस तरफ फेंक दिया और ये इस तरफ निकल गया। सो दिस इज़ योर ट्विस्टिंग। वैगिंग के केस में बोथ द एटम मूव्स टू वन साइड ऑफ द प्लेन। ये प्लेन था, दोनों के दोनों मूव्स टू वन साइड ऑफ प्लेन। एंड ट्विस्टिंग के केस में क्या है, वन एटम इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन। एक को ऊपर की तरफ ले गए, एक को नीचे की तरफ ले गए। वन एटम अबव द प्लेन एंड अदर बिलो द प्लेन।
दिस इज़ योर वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब एग्ज़ाम में इसी तरीके से देखो, ये AB2 टाइप का मॉलिक्यूल एग्ज़ाम में कैसे भी पूछ लेते हैं कि AB2 मॉलिक्यूल बताओ, AX2 मॉलिक्यूल बताओ, या कोई भी मॉलिक्यूल बताओ, उसमें सारी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आपको बतानी है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को कैसे याद रखोगे? दो टाइप की होती हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। स्ट्रेचिंग भी दो टाइप की होती है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। बेंडिंग भी दो टाइप की, इन प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन में सिजरिंग, रॉकिंग, आउट ऑफ द प्लेन में वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। फाइन। आफ्टर दिस there is a law that is called as, next is your Hooke's law. Hooke's law is 1/2 pi under root k upon mu. अब ये सब है क्या? देखो, न्यू है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। के है आपका फोर्स कांस्टेंट, म्यू है आपका रिड्यूस्ड मास। सो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज दो एटम है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वीकर बॉन्ड की कम होगी। म्यू से क्या मतलब है? लाइटर रिड्यूस्ड मास मतलब क्या हुआ? हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा रिड्यूस्ड मास उतनी कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज नंबर 1 2 3। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? 1 की, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा, डबल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट उससे थोड़ा कम, सिंगल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट सबसे कम। मास तो देखना ही नहीं है, दोनों में दो 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 कार्बन है, तो उसका तो फैक्टर ही नहीं रह गया। अब फैक्टर किसका रह गया? फोर्स कांस्टेंट का। ट्रिपल बॉन्ड हैज़ higher force constant as compared to double bond, and then as double bond has higher as compared to your single bond, right? So this is your Hooke's law. Now what are the factors that influence your vibrational frequencies in IR? The factors which are influencing your vibrational frequencies are, there are 4 factors which you need to study: coupled vibrations, electronic effects, hydrogen bonding and bond angle. सबसे पहले coupled vibrations क्या होती हैं? अगर सबसे पहले है कपलिंग वाइब्रेशंस। कपलिंग वाइब्रेशंस को आप ऐसे समझो कि जो आइसोलेटेड CH बॉन्ड है, जैसे कि CH बॉन्ड है, इसकी सिर्फ एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, है ना? इट विल ओनली हैव वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वाइल इन द केस ऑफ मिथाइलिन, अगर तुम मिथाइलिन कंसिडर करो, CH एंड H, ठीक है, ये मिथाइलिन है, यहाँ पे HH लगा हुआ इस तरीके से। तो इसके केस में क्या होगा? मिथाइलिन ग्रुप में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कितने टाइप की होती हैं? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस विल अकर एट हायर फ्रीक्वेंसीज देन योर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। सो दीज आर नोन एज योर कपल्ड वाइब्रेशंस। यानी कि मिथाइलिन के केस में एक होगी स्ट्रेचिंग और एक सिमेट्रिक और एक होगी एसिमेट्रिक। सो दिस इज योर सिमेट्रिक, दिस इज योर एसिमेट्रिक। और इसके केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिमेट्रिक is greater than frequency of symmetric vibrations. So this is called as coupled vibration. And since these vibrations occur at different frequencies than that of isolated CH stretching, so coupling vibration of CH3 group can occur differently as compared to your CH2. ये एक example है तुम्हारा coupling vibration का। इसमें ही एक और को कंसिडर कर लो, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या हुआ? RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O एंड R।
एसिड एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनिल्स हैं, दोनों की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है। एक की आती है 1850 टू 1800 सेंटीमीटर इनवर्स और एक की आती है 1790 टू 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में 65 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है ड्यू टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ योर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसे? यहाँ लोन पेयर है, ये ऐसे जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? RCO सिंगल माइनस बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव साइन, C डबल बॉन्ड O एंड R। देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, तो इस वजह से दोनों कार्बोनिल्स की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग आ जाती है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इन एसिडिक एनहाइड्राइड इज मोर इंटेंस whereas symmetrical stretching band is more intense in cyclic anhydrides। दोनों में बस यही डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, कोई ना कोई कॉमन एटम बीच में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो तुम्हारा आता है ये हो गया कपलिंग वाइब्रेशंस। कपलिंग वाइब्रेशंस में तुम एग्जांपल दे दोगे मिथाइलिन का एज कंपेयर टू CH, या दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड का, कि दोनों कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ये कपल्ड वाइब्रेशंस में आप समझा सकते हो। सेकेंड इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में फर्स्ट वन इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ योर इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। माइनस आई कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। कंसिडर करो that you have taken one example is your formaldehyde, another one is your acetaldehyde and the next one is your acetone। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर बताओ, एग्जैक्ट वैल्यूज़ बाद में, पहले ऑर्डर से समझने की कोशिश करो। देखो फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोनिल इंटैक्ट है ना, कार्बोनिल इंटैक्ट है, तो इसकी वैल्यू 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है कार्बोनिल्स की। आई विल टेल यू हाउ टू लर्न दीज वैल्यूज़, एग्जैक्ट नहीं याद करनी है बट कुछ कुछ की याद करनी पड़ेगी। एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हुआ प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से क्या होगा? लेंथनिंग या वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड एंड हेंस द फोर्स कांस्टेंट इज लोवर्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जो ये वाला बॉन्ड है ये वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वीक होना स्टार्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये हो गई 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें तो 2 प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में कम होती है, इस वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसका एंटी बॉन्डिंग में जाना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट यू नीड टू रिमेंबर कि जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट आएगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीजेज विथ प्लस आई। इसकी वैल्यू आ गई 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट कंसिडर करो, अगर मैं आपको दे दूँ एक स्ट्रक्चर है एसीटोन, एक है क्लोरो एसीटोन, एक है डाइक्लोरो एसीटोन, एक है ट्राइक्लोरो एसीटोन। इसकी वैल्यू 1715 सेंटीमीटर इनवर्स माइनस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के आने की वजह से क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर टेंड्स टू इंक्रीज एंड दैट इंक्रीज इज द फोर्स कांस्टेंट। तो जैसे ही माइनस आई ग्रुप आता है वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज 725 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज 740 सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज 750 सेंटीमीटर इनवर्स। टेट्राक्लोरो था तो यहाँ पे भी एक क्लोरो आएगा। टेट्राक्लोरो का या तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लो या 2 Cl2 इधर और 2 Cl2 इधर। So we have 2 values. So with plus I, the bond is weakened and therefore the value frequency value decreases. With minus I, bond is getting stronger, force constant is increasing and therefore the value of frequency increases. Next factor is your mesomeric effect.
मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जितना ज़्यादा आप कॉन्जुगेशन करोगे लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ एंड लोअर विल बी द वीक नंबर। जैसे इसको समझो, मैंने एक अमाइड ले लिया और एक मैंने एस्टर ले लिया, किसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होगी, कैसे पता चलेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो दोनों का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट के पार्शियली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही आ रहा है इस तरीके से। फिर कैसे जज करेंगे? अब क्या पैरामीटर हो सकता है? देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इट विल टेंड टू होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो जब वो उसको जाने नहीं देगा, तो अगर उसको वो जाने ही नहीं दे रहा है तो कॉन्जुगेशन कम होगा, कॉन्जुगेशन कम होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में कम जाएगा, ये कम जाएगा तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। दैट मीन्स अमाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी है फॉर अमाइड्स इट इज़ लेस देन फॉर एस्टर्स, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्टर्स इज मोर एज कंपेयर टू योर अमाइड्स। थर्ड फैक्टर इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Stronger the hydrogen bond, longer the OH bond, और जितना बॉन्ड लंबा उतनी फ्रीक्वेंसी कम, therefore lower is the vibrational frequency। ठीक है, अब दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर आपस में दो जने हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा अंदर ही अंदर, इंट्रा, इंट्रा से याद रखो अंदर ही अंदर, यानी कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज़ योर इंट्रा। ठीक है ना। अब इंटरमॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ब्रॉड बैंड्स आ जाते हैं, वाइल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से शार्प बैंड रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर है कोई दो के बीच में, सपोज HF एंड वाटर, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कंसिडर कर रही हूँ, और जैसे ही तुम इसमें पानी डालोगे या इसको डाइल्यूट करोगे तो ये बॉन्ड वीक होना स्टार्ट होएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा डाइल्यूशन से, वो तो आपस में ही है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर में फ्रीक्वेंसी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वेयर एज इन द केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी changes. So intermolecular hydrogen bonding remains unaffected by dilution, and as a result absorption band also remains unchanged, whereas in the case of intermolecular bonds are broken on dilution and result there is a decrease in bonded OH absorption. Bonds break हो रहे हैं dilution के केस में, frequency will change. इंटरमॉलिक्यूलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ योर अमाइंस NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज 3500 सेंटीमीटर इनवर्स इन डाइल्यूट सोल्यूशंस, लेकिन अगर कंडेंस फेस स्पेक्ट्रा लोगे तो दैट इज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। एलिफेटिक एल्कोहल्स हैं, शार्प बैंड अपीयर होगा 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन में तुरंत ब्रॉड बैंड आ जाएगा और वो उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ डाइल्यूशन हो चुका है, बैंड इज ब्रॉड। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या फ़र्क पड़ता है, डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर बॉन्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एंगल से क्या, बॉन्ड एंगल को रिलेट करोगे तुम एस कैरेक्टर से।
इंक्रीज इन द एस कैरेक्टर, देखो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन साइक्लिक कीटोन्स हैविंग अ रिंग चेन इज शिफ्टेड टू हायर वैल्यू। इसको ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल बनाती हूँ और फिर वर्ड्स में आपको बताती हूँ। जैसे ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, ये है आपका साइक्लोपेंटेनॉन और ये है आपका साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है। अभी अंदर एंगल है 360 डिवाइडेड बाय 6, नो दिस इज़ 120 एंगल, ये पूरा sp2 है ना, सो दिस इज़ 120, ये 120 एंगल है, ठीक है। जैसे ही रिंग का साइज़ छोटा हुआ, हमें तो पूरा कांस्टेंट एंगल बनाना है, ये अंदर एंगल कम हो जाएगा अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा था और ये बाहर वाला भी अल्फ़ा है। जैसे ही अंदर रिंग का एंगल कम होगा, बाहर एंगल ज़्यादा होगा। बाहर एंगल ज़्यादा होने का मतलब है एस कैरेक्टर का बढ़ना, एस कैरेक्टर के बढ़ने का मतलब है फोर्स कांस्टेंट बढ़ना, फोर्स कांस्टेंट के बढ़ने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। सिमिलर इज दिस केस, अब ये तो 4 मेंबर्ड रिंग हो गई, तो अंदर जो एंगल है वो और कम हो गया, अंदर एंगल कम हो गया तो बाहर एंगल और ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा बाहर एंगल हो गया, एस कैरेक्टर बढ़ गया, फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ कैसे आई, इसकी वैल्यू होती है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, बाहर वैल्यू और बढ़ी 1745 और इसमें और बढ़ी 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया। तो कीटोन्स के केस में जहाँ पे कीटोन्स के केस में जहाँ पे एंगल COC एंगल है, इट इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल 120 डिग्री, ये 120 से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड ऑपोजिट इफेक्ट एपरेट्स एंड दे हैव लोअर CO फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट दिस इन वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू रिलेट इट विद परसेंटेज कैरेक्टर या एस कैरेक्टर। जो COOC एंगल है, बॉन्ड एंगल है स्ट्रेन रिंग्स में, ये वाला जो एंगल है, ये मैंने कैसे रिलेट किया इसको, C डबल बॉन्ड OCC, ऐसे है ना। ये स्ट्रेन रिंग्स के केस में it is reduced below the normal value of 120. This is reduced below the normal value of 120 degree, ठीक है। This leads to increase in S character in sp2 carbon atom involved in CO bond and hence, जिसकी वजह से S कैरेक्टर बढ़ गया, बाहर एंगल बढ़ गया, एंड हेंस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इज शॉर्टेंड। जैसे ही बॉन्ड छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बढ़ जाएगी क्योंकि K की वैल्यू बढ़ गई। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू। एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसका एंगल्स आप मुझे प्रेडिक्ट करके दोगे। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, you have your valorolactam over here, देखो रिंग स्ट्रेन बढ़ा, अंदर एंगल कम, बाहर एंगल ज़्यादा, अंदर एंगल और कम, बाहर एंगल और ज़्यादा। सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज़ इन दिस ऑर्डर। ये और ये थोड़ा कंपैरेटिव रहता है, बाकी स्ट्रेन की वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि अंदर का एंगल छोटा होता चला जाएगा, बाहर का एंगल बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट फॉर बॉन्ड एंगल। आफ्टर दिस देर इज़ वन टॉपिक लेफ्ट विच इज़ फिंगरप्रिंट रीजन। कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है, द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज रिच इन मेनी एब्जॉर्प्शन बैंड्स एंड दैट रीजन इज नोन एज योर फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट वन 1500 to 1350 centimeter inverse, the second one 1350 to 1000 centimeter inverse, and
दिस वन इज बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो फर्स्ट वाला है 1500 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स। जैसे हमारे हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, सिमिलर इज विद द कंपाउंड्स, तो कुछ कुछ को हम इजीली बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला, अगर किसी में भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा तो दैट विल कम इन द रेंज ऑफ 1500 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंड, जिसमें भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जैसे कि अल्कोहल्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स, एनहाइड्राइड्स, वो इस रीजन में शो होंगे। एंड बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तुम बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स एंड या मोनो, ऑर्थो, मेटा, पैरा डाई सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट फिंगरप्रिंट रीजन इज यूनिक फॉर एवरी कंपाउंड एंड द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज नोन एज योर फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ पे बहुत सारे बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं एंड इन दिस रीजन अ स्मॉल डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मॉलिक्यूल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एब्सॉर्प्शन बैंड। इस रीजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 1500 to 1350, 1350 into 1000 एंड बिलो 1000। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू। नाउ देर आर सर्टन वैल्यूज़ जो आपको याद कर लेनी होती हैं। इफ़ यू वॉन्ट आई विल प्रोवाइड यू द चार्ट, but you have to comment in the comment section that do you want any kind of mnemonics to learn the values for IR. Okay, I hope you understood the topic. Thank you very much. Please like, subscribe and share the channel. Thank you.